हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक पर बेस्ड एक और टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इसमें हम 90 डिग्री पर नहीं ले रहे, हम रोटेट करेंगे कॉइल को ताकि हम थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट कर सकें, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये है हमारे पास कॉइल, ये है हमारे पास कॉइल, ठीक है। इसमें से उसने क्या क्या करंट पास कर रहे हैं, सपोज करो करंट क्या पास कर रहा है, आई करंट इसमें से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखेंगे हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है और प्लेन ऑफ कॉइल है वो किस एंगल पर है, एंगल थीटा पर। यानी प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझना है ये एंगल की कहानी, एंगल की कहानी ही मेन है समझने के लिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हमने क्या माना है कि प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है, राइट। चलो, अब हमने ये सब ले लिया। अब हमारे पास यहाँ इस कॉइल में क्या है, 4 आर्म्स है, 4 आर्म्स है। तो यानी यहाँ पर ऑब्वियस है करंट कैरिंग कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है तो फोर्स तो लगेगा, ये ऑब्वियस है, सबको पता है। तो जब फोर्स लगेगा तो चारों आर्म्स पे अलग अलग फोर्स लगेगा, अलग अलग लगेगा। तो मैग्नीट्यूड की बात छोड़ो, पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम लगाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर कॉइल, ये सब लिख लेना। हम यहाँ पर डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये याद होगा। फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, राइट। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ये है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, उसके एंगल थीटा पर क्या रखी गई है, कॉइल रखी गई है। तो इसको हमने नाम दे दिया, सपोज करो PQRS, ठीक है। फोर्स कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, उसके एंगल थीटा पर है इसका प्लेन, तो इनके बीच में एंगल कितना बना, ये पूरा एंगल है हमारे पास 180, ये थीटा है, तो एंगल कितना बना मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये तो क्लियर है। चलो जी, अब देखते हैं फोर्स कैसे लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, ठीक है। कॉइल के करंट जो है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, फादर मदर चाइल्ड, करंट का डायरेक्शन आ रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंगल थीटा बन रहा है। फोर्स किधर जा रहा है, ऊपर, फोर्स किधर जा रहा है, ऊपर, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की साइड। अब इसी के लाइन ऑफ एक्शन में है, ये सेम लाइन के अलोंग है। इस आर्म पे आ जाओ, इस पर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन कैसे बनेगी, करंट की डायरेक्शन बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे आई, डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों का तो एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनेगा, 90 डिग्री प्लेन का, ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बन रहा है, 90 बन रहा है इनका, तो ठीक है। अब बात आती है फोर्स की, फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है करंट की, ये है डायरेक्शन क्या है फोर्स की, इधर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ये है, डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। इसमें अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसमें बाहर की तरफ लग रहा है, यही है। एक में क्या है डाउनवर्ड है, एक में क्या है अपवर्ड है।
तो इसमें किस डायरेक्शन में है फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम फोर्स कैसे दिखाएंगे? ऐसे। फोर्स की डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। दूसरे में दोबारा से हम फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ आ रही है, तो हमने ऐसे दिखा दिया। यहाँ तो ऊपर की तरफ ही रही है। इनको नाम दे दो। मान लो ये F1 फोर्स है, F2 सॉरी F3 F4, ठीक है। हमें अब इन 4 फोर्स की बात करनी है। पहले हम बात कर लेते हैं F2 और F4 की। F4 हमारे पास क्या आएगा? फोर्स क्या होता है? IBL sin थीटा। मैंने मान लिया इनकी साइड से रेक्टेंगुलर कोयल है, ये L है, ये क्या होंगी? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी B, ठीक। पहले हम F4 कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है? मैंने क्या बताया? बिल साइन थीटा, IBL sin थीटा, तो BIB, क्योंकि इसकी साइड B है लेंथ की जगह, साइन थीटा कितना बनेगा इसका भी बताया? 180 माइनस थीटा। क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। तो हमारे पास F4 कितना आ गया? BIB साइन थीटा। डायरेक्शन क्या है? एक्टिंग अपवर्ड। डायरेक्शन क्या बनी? अपवर्ड डायरेक्शन बनी, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करते हैं? फोर्स सेकंड फाइंड करेंगे। फोर्स सेकंड हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे देखो, ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल कितना है? थीटा। तो F3 हमारे पास कितना आएगा? BIB साइन थीटा। यहाँ पर हमने देखा कि F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड और F4 का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। इक्वल आ रहा है, दोनों फोर्स क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, क्योंकि ये फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है? एक्टिंग डाउनवर्ड। कैसे एक्ट कर रहा है? एक्टिंग डाउनवर्ड। एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है, एक नीचे एक्ट कर रहा है, दोनों की अमाउंट सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसल। यानी F3 एंड F4 हमारे पास क्या है? इक्वल एंड अपोजिट, बिकॉज दे बोथ लाई इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसल ईच अदर, सो दे कैंसल, ठीक है। अब बात आती है F1 एंड F3 फोर्स की। डायरेक्शन तो आपको समझ आ गई थी, F1 एंड F3 फोर्स की। इनके बीच में एंगल कितना है? 90-90 है ना। BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा, साइन 91 हो जाएगा, तो इधर क्या बनेगा? BIL, इधर भी क्या बनेगा? BIL। यानी F2 और F3 होंगे, इक्वल तो हैं, लेकिन इनके लाइन ऑफ एक्शन फोर्स क्या है? डिफरेंट है, यानी सेम लाइन पे नहीं एक्ट कर रहे। यानी अगर मैं ऐसे एक्ट करवाती हूँ तो वो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इधर और इधर फोर्स लगाती हूँ, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होते हैं, तब वो फोर्स कैंसिल नहीं होंगे। वो क्या करेंगे? एक रोटेटिंग इफेक्ट देंगे, एक रोटेटिंग इफेक्ट देंगे। जैसे ये है हमारे पास, मैं एक फोर्स तो इधर से आपकी साइड लगा रही हूँ, एक इधर से लगा रही हूँ, है, इनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट है, तो ये क्या कर रहे हैं? इसको रोटेट कर रहे हैं। बट अगर मैं एक फोर्स इधर लगा रही हूँ और एक इधर लगा रही हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो फोर्स क्या करते हैं? एक कपल बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। अभी वो कैलकुलेट करेंगे, पहले ये नोट करें बेटा, ये जरूर लिख लेना कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है सारा। हाँ बेटा, तो ये हमने फोर्स फाइंड किया। यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास क्या आया? F1 और F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल आया है हमारे पास, क्या? BIL, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स दे फॉर्म अ कपल। वो क्या करेंगे? कपल बनाएंगे, जिसकी वजह से कॉइल क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो यानी यहाँ पर क्या एक्ट करेगा? टॉर्क, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? टो, विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स हमें पता है कितना है? BIL। अब बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बनेगी? देखो ऐसे है हमारे पास कॉइल, ठीक है। इस वाली कॉइल की साइड क्या है? B। ये है हमारे पास, क्या है साइड इसकी? B साइड है।
अब हमें एक्ट करवाना है इसमें फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जो F1 फोर्स है वो क्या कर रहा है? BIL डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्ट कर रहा था, ऐसे एक्ट कर रहा था। इसकी क्या करनी है हमने? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा, है ना। तो चलो जी, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बनेगी? ये ऐसे एक्ट कर रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, है ना। और ये किसके इक्वल आएगा? ये अपॉन में देखना पड़ेगा हमें, ये अपॉन में ये, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा। तो हमारे पास ये साइड कितनी बन गई? बी कॉस थीटा। समझे क्या कह रही हूँ मैं? मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है भाई। फोर्स क्या है? ऐसे है, ऐसे एक्ट कर रहा है। उस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? उस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये बनेगी ना। और ये साइड कितनी है? बी है। ये साइड कितनी है? बी है। तो इसलिए हमने ये कैलकुलेट किया। ये कितनी है हमारे पास? बी कॉस थीटा। दैट मीन्स ये क्या बन गया? बी कॉस थीटा। तो ये क्या है? BIL बी कॉस थीटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या बन गया? एरिया। तो BIA कॉस थीटा। अब याद करो करंट इंटू एरिया क्या होता है? याद करो अपना, करंट इंटू एरिया क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट की में हमने कुछ पढ़ा है? मैग्नेटिक मूवमेंट हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट में I इंटू क्या होता है? करंट, एरिया, सॉरी करंट इंटू में क्या होता है? एरिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास? मैग्नेटिक मूवमेंट कॉस थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? M क्रॉस B, M क्रॉस B। अच्छा एक चीज़ और, इसमें कई बार नंबर ऑफ टर्न्स से पूछ लिया जाता है, तो n से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो n से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये n जो है ये इसी के साथ कंसीडर कर लोगे। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो क्या बनेगा? NIA बन जाएगा ना फिर। तो हमारे पास क्या आएगा? ये टॉर्क एक्ट करेगा। और टॉर्क एक्ट कर रहा है तो इसकी वजह से उसकी कॉइल जो है वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो हमें यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिला कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमारे पास आता है एक नया डिवाइस, दैट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पहले ये नोट करो। देखो बेटे, इसमें एक हमारा कॉन्सेप्ट रह गया रेडियल इफेक्ट का भी, वो भी इसी में बता देते हैं क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको इजी रहेगा वो। अगर आप प्लेन ऑफ कॉइल को पैरेलल रखते हो टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास टॉर्क कितना एक्ट करेगा? देखो जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो थीटा कितना बन जाएगा? 0। जब थीटा 0 होगा तो कोस 0 कितना होता है? 1। यानी हमारे पास जो टॉर्क है वो क्या एक्ट करेगा? मैक्सिमम। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल इफेक्ट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चे, रेडियल इफेक्ट। और अगर आप लेते हो परपेंडिकुलर तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कोस 90 0, कोस 90 0 दैट मीन्स मिनिमम। ठीक है, एक गलती हमने कर ली, मैंने डायरेक्ट इसको क्रॉस प्रोडक्ट में दिखा दिया। वो एक बार मैं बता देती हूँ कैसे आएगा। ये टॉर्क है हमारे पास, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोस थीटा है ना, साइन की फॉर्म में मैंने फाइंड नहीं करके दिखाया। देखो हमारे पास क्या आया था? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी ये, फोर्स की डायरेक्शन थी ये, एंगल थीटा। ठीक है, तो इसमें हमने इस एक्सिस के साथ क्या एंगल लिया था? अल्फा। अल्फा प्लस थीटा पूरा कितना एंगल बनेगा? ये ऐसे होगा। अल्फा प्लस थीटा एंगल कितना बनेगा? इस प्लेन के साथ हमने क्या लिया है? एंगल अल्फा ले लिया ना, तो अल्फा प्लस थीटा कितना बन गया? 90। अल्फा प्लस थीटा कितना है? 90। तो हमारे पास थीटा कितना बन गया? 90 माइनस अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ टॉर्क NDIA कोस 90 माइनस अल्फा, साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा ये। हाँ जी, साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो NIA क्या होगा? MBM साइन अल्फा। नाउ इट्स बिकम क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? M क्रॉस B। क्या लिख सकते हैं? M क्रॉस B। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द
magnetic field, then maximum torque act on the coil which is called radial effect, जिसको हम क्या कहते हैं, radial effect बोलते हैं. And when the plane of coil is perpendicular to magnetic field, then minimum torque act on the coil, minimum torque act करेगा. maximum जब act करेगा पैरेलल होंगे प्लेन ऑफ कॉइल और क्या होगा, रेडियल इफेक्ट कहलाएगा. और यही रेडियल इफेक्ट आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्वेश्चन आता है रेडियल इफेक्ट से रिलेटेड. ठीक है, पहले नोट करें. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको हम डेड बिट गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं. डेड बिट गैल्वेनोमीटर क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजर और डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट. यानी जो स्मॉल अमाउंट में है उसको डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. अब कौन सा? देखो ऐसा नहीं है इसमें करंट मेजर होगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, बिल्कुल भी नहीं. मैंने कहा है स्मॉल करंट. स्मॉल करंट का मतलब क्या है? जो माइक्रो में होता है. तुमने देखा होगा अपनी लैब में कभी प्रैक्टिकल करने गए हो या आपके सीनियर्स करते हो, गैल्वेनोमीटर होता है, जी लिखा हुआ होता है उस डिवाइस पे, एक बॉक्स की फॉर्म में होता है ब्लैक कलर का. तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे माइक्रो की फॉर्म में करंट दिया होता है भाई 50 मिली एम्पियर, सॉरी मिली में 50 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर ऐसे, और बीच में जीरो होती है फिर इधर होता है, यानी वो तो डायरेक्शन दिखाता है. ठीक है, मिली एम्पियर यानी जो स्मॉल करंट है उसकी बात कर रहा है. तो उसके मेजरमेंट और डिटेक्शन के लिए क्या यूज होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल अभी किया है हमने कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क. व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल placed in a magnetic field, it experience a torque on the coil. ठीक है, it experience on a torque. ठीक है, ये है इसका प्रिंसिपल. इसमें देखो एक चीज़ मैं जरूर बताऊंगी आपको, इसमें क्या है, जो कॉइल आप यूज़ करोगे उसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा. जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इसका मतलब क्या है, उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी. जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज़्यादा डिटेक्शन होगी, जितनी ज़्यादा डिटेक्शन होगी उतनी ज़्यादा स्केल में रीडिंग आएगी. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब आ जाती है कंस्ट्रक्शन की. कंस्ट्रक्शन के लिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसके अंदर एक कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल हम लेते हैं, जो इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ आप कह सकते हो टर्न्स दिए होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर. ठीक है, उसके अंदर एक मेटेलिक फ्रेम रखा जाता है. पहले ये नोट करें फिर डायग्राम बना के समझाती हूँ. हाँ जी बच्चों, तो देखो मैंने स्टार्ट किया, पहले डायग्राम बना लिए क्योंकि आपको पता है डायग्राम मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है ना. देखो क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स. ठीक है, उसके बाद ये क्या है, नॉन मेटेलिक फ्रेम है. ये है हमारे पास नॉन मेटेलिक फ्रेम. ये आपके पास रेक्टेंगल की शेप में भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है. ठीक है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है. एल हमने क्या लिया है, सॉफ्ट आयरन कोर. ये डिपेंड करता है कि आपने मेटेलिक फ्रेम क्या लिया है. अगर आपने मेटेलिक फ्रेम लिया है रेक्टेंगल तो ये क्या होना चाहिए, सिलेंड्रिकल. अगर आपने मेटेलिक फ्रेम लिया है सर्कुलर तो ये क्या होना चाहिए, स्फेरिकल. ये जरूर ध्यान रखना. ठीक है, इसके बाद इसको हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ली थी, हेयर स्प्रिंग की हेल्प से
टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, दूसरे एंड को क्या किया हुआ है, एक पॉइंटर कह सकते हो, आपकी बुक में कनकेव मिरर लिखा होगा, आप ये कह सकते हो पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजरमेंट यूज किया हुआ है, ताकि हम क्या कर सके, करंट को मेजर कर सके, डिफ्लेक्शन को मेजर कर सके। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज़्यादा करंट, जितना ज़्यादा करंट उतने ज़्यादा टॉर्क, जितना ज़्यादा टॉर्क उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में रीडिंग। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब इसमें से करंट आई पास कर रहा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया है ये टर्मिनल है। इस पूरे सेटअप को हम क्या करते हैं, एक तरह से केस में बंद कर देते हैं, ताकि बाहर से कोई डिस्टरबेंस ना हो, लाइक एयर वगैरह। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट रेक्टेंगुलर कॉइल वाला टॉपिक उठाए तो हमारे पास क्या आया था, टो इज इक्वल टू NIBA साइन अल्फा। अल्फा क्या था, अल्फा क्या था, अल्फा इज द एंगल विच मेक अल्फा इज द एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द प्लेन ऑफ कॉइल। हमने लास्ट में ये किया था ना, ये था हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये एंगल थीटा था, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ नॉर्मल अल्फा था, और हमारे पास अल्फा प्लस थीटा कितना आया था, 90। और याद हो अभी मैंने रेडियल इफेक्ट कराया था, उसमें हमने क्या कहा था, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हम क्या चाहिए, मैक्सिमम ही तो टॉर्क चाहिए, तभी तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी। मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमें रेडियल इफेक्ट, यानी हम क्या करेंगे, प्लेन ऑफ कॉइल को पैरेलल रखेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस रेडियल इफेक्ट, और यू कैन से विच प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क अब पैरेलल रखा है तो थीटा कितना हुआ, 0। जब थीटा 0 होगा तो अल्फा कितना बनेगा, 90। तो अल्फा कितना है हमारे यहाँ पर, 90, क्योंकि रेडियल इफेक्ट है। तो टॉ कितना हुआ, NIBA। ठीक है, ये हमारे पास टॉर्क आया। अब जब ये रोटेट करेगी, देखो ये जो वायर है हमने ये वायर यूज़ की है, ये किसकी बनी हुई है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की, और ये जो नॉन मेटेलिक है मेनली हम ब्रास का बना हुआ लेते हैं। तो ऐसे है, ये ऐसे है, जब ये रोटेट करेगी तो ये यहाँ से क्या होगी, ट्विस्ट होगी। ट्विस्ट होने की वजह से इस स्ट्रिप के अंदर क्या होगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो उसके अकॉर्डिंग रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा हमारे पास, देखो अब ये जो ट्विस्ट करेगी, ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। इसका मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, के कांस्टेंट है कोई भी, के थीटा, तो कंपेयर करते हैं टॉर्क कितना आया, NIBA, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, के थीटा, यही आया है हमारे पास। हाँ जी, यही आया है। हमने क्या किया, दोबारा से बता रही हूँ मैं, हमने मान लिया कि जब ये ऐसे ट्विस्ट कर रही है तो थीटा ट्विस्ट हो रहा है रोटेशन ऑफ कॉइल की वजह से। ठीक है, तो जो ये रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट हम कैलकुलेट करेंगे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप का, वो कितना आया, के थीटा, कितना आया, के थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमने यहीं से तो बताना है कि जो डिफ्लेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगी करंट के ऊपर। ठीक है, और करंट के जितना नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, ये बार बार बोल रही हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे करंट होगा, करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स की वजह से फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, टॉर्क ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, टॉर्क ज़्यादा लगने पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, और गैल्वेनोमीटर में रीडिंग भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये नोट कर लें। अब यहाँ से हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से अब देखो आई करंट कितना आता है हमारे पास आई आता है के बाय NBA थीटा। के कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इस कांस्टेंट को मैंने लिख दिया जी, आई इज इक्वल टू जी थीटा। जी कितना है यहाँ पर, के ओवर NBA, जी कितना है, के ओवर NBA। अब जी है क्या, ये है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्या है ये, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट।
और यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो स्मॉल करंट हम मेजर कर रहे हैं ना इसके अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दैट डिपेंड्स ऑन डिफ्लेक्शन, दैट डिपेंड्स ऑन डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं, पहले ये नोट कर लें। देखो बेटा, इसके अंदर एक चीज़ और देखना, रेडियल इफेक्ट तो हमने कर ही लिया है ना, रेडियल इफेक्ट हमारा हो गया है। बात आती है सस्पेंशन फाइबर जो हमने गैल्वेनोमीटर के अंदर यूज़ किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और मतलब आप कह सकते हो इट शुड बी रेस्टलेस विद टाइम, रस्टलेस यानी जर नहीं लगती इसके ऊपर। आप ये भी कह सकते हो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है रेजिस्टेंस का, वो इसका बहुत कम होता है, यानी हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। हीट यानी अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, वायर जो स्ट्रिप है वो क्या हो सकती है? मेल्ट हो सकती है। और जो रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट हमने लिया है वो क्या है? इसका स्मॉल। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट दो टर्म आती है, एक आता है आपके पास करंट सेंसिटिविटी, एक आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी में देखो फाइंड अपने आप करना, करंट सेंसिटिविटी में आप क्या कहोगे? करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? थीटा बाय करंट यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, तो आज इसमें आप क्या करोगे? वैल्यूज पुट कर दोगे, कितना आएगा? थीटा बाय आई कितना था? आई इज इक्वल टू, अभी हमने कितना फाइंड किया था बच्चों? हमारा पास टॉर्क आया था, टॉर्क कितना आया था? NIBA किसके इक्वल था? के थीटा। तो मैंने आई कितना फाइंड किया था? K/NBA थीटा, है ना, यही था हमारे पास। तो मुझे क्या करना है? थीटा बाय आई फाइंड करना है। तो क्या बन गया ये? NBA बाय के। तो कितना आया? NBA बाय के। ठीक है, ऐसे आप वोल्टेज सेंसिटिविटी कैलकुलेट करोगे। अच्छा, कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि सेंसिटिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वैसे तो हमें पता है सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, बट हम के भी तो, ये कांस्टेंट भी तो, जी भी तो हम चेंज कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक चेंज कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड क्या मतलब बाद में तो नहीं चेंज कर सकते, चलो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इसका एरिया को आप एक लिमिट हो जाएगी के। हाँ, के जो है वो क्या किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। सस्पेंशन जो आप यूज़ कर रहे हो फाइबर, उसके मटेरियल क्या है, किस मटेरियल का बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगी के की वैल्यू। तो ये था हमारे पास मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना। थैंक यू बेटा।